हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल से अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगी मनिया सम्मान योजना की राशि। एक तरफ सरकार ने अपना वादा निभाते हुए ईद, सरहुल और रामनवमी से पहले मैया सम्मान योजना के बचे हुए 18 लाख लाभुकों के खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने से मैया योजना को लेकर बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब उन्हीं लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो सिंगल बैंक खाताधारी हैं और उनका खाता आधार से लिंक हो। अब इसी आधार पर मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी। इस बदलाव से लाभुकों के मन में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इसको लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है या उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं तो उसका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो अप्रैल से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं हैं, उनकी किस्त नहीं आएगी। अगर आवेदन में गलत आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर दिया गया है तो भी राशि रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वालों को बाहर किया जा सकेगा। गौतम अडानी की झारखंड में एंट्री पर सियासी दलों का रुख बदला। गौतम अडानी के विरुद्ध झामुमो और कांग्रेस के रुख में भारी बदलाव आया है। दोनों ही दल अब राज्य में पूंजी निवेश और रोजगार सृजन के उद्देश्य से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात को सकारात्मक मानते हैं। राज्य में युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में सार्थक कदम मानते हैं। अब दोनों ही दल अडानी को अछूत की श्रेणी में नहीं रख रहे। उनके प्रति नजरिए में भी भारी बदलाव है। साथ ही पुराने विवादों और विरोधों को भूलकर साथ चलना चाहते हैं। झामुमो और कांग्रेस के बयानों से कुछ यही संदेश मिल रहा है। अडानी के प्रति झामुमो के भारी विरोध और लगातार बयानों के बाद मुख्यमंत्री से हुई गौतम अडानी की मुलाकात पर पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि राज्य में निवेश चाहिए, हम अपनी शर्तों पर निवेश कराएंगे। झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति के तहत निवेश पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अडानी के किसी उद्योग में 75% स्थानीय को नौकरी मिले तो इसमें भला क्यों आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि झामुमो तो इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि गोड्डा में स्थापित पावर प्लांट से उत्पादित पूरी बिजली को राज्य सरकार ने बांग्लादेश को देने की शर्त मान ली थी, जबकि स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर के तहत 25% बिजली झारखंड को मिलनी चाहिए थी। अब जब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह झारखंड को बिजली बेचना चाहते हैं। हम अपनी शर्तों पर अडानी के साथ समझौता करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं है, उसके क्रियाकलापों का विरोधी है। केंद्र सरकार के क्रियाकलापों का विरोधी है, लेकिन राज्य का विकास हो, यहां उद्योग लगे, युवाओं को नौकरी मिले, यह किसी भी सरकार और पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। हम अब किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहित कर किसी को नहीं देने जा रहे हैं। कोई यहां आकर उद्योग लगाए, इसका विरोध नहीं करते हैं और करने जा रहे हैं। गौतम अडानी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात के बाद भाजपा ने तंज कसना प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह का कहना है कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान को याद किया जा सकता है। उस समय सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अडानी को खदान मिल गया है, राज्य सरकार के सहयोग से वहां जंगल उजाड़ा जा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। अब यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इस मुलाकात के मायने क्या हैं? यह रिश्ता क्या कहलाता है?
उधर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का भी कहना है कि मुलाकात पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झामुमो और मुख्यमंत्री पहले अडानी अंबानी का विरोध क्यों करते थे? यह कहते फिरते थे कि यही देश चला रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग बंद होना चाहिए। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुआ मंथन। झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। उन्हें झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी मिल गया है। यह काम तो पूरा हो गया है। अब एक बड़ा काम बाकी है। यह काम है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का। झारखंड बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पार्टी को इस निराशावादी चरण में जोश भर सके। इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कुछ नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा करता है, यह तो नियुक्ति के बाद ही पता चलेगा। फिर भी जो नाम हैं, उनके बारे में जान लीजिए। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इस पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग विचार रखते हैं। अधिकांश लोग यह मान रहे हैं कि अभी जो अध्यक्ष नियुक्त होगा वह अगले 3 साल के लिए होगा, यानी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा को कोई और अध्यक्ष मिल जाएगा। चलिए नाम लेते हैं एक एक चेहरे का। पहला नाम रघुवर दास का आ रहा है। राजभवन की लाट साहबी को छोड़कर झारखंड आ गए रघुवर दास का एडजस्टमेंट क्या होगा, यह अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। प्रदेश में भाजपा को रघुवर दास जैसा अध्यक्ष बनाने के पक्षधर का कहना है कि उनमें संगठन को चलाने की क्षमता है। इसके अलावा सरकार चलाकर उन्होंने प्रशासनिक क्षमता को भी दर्शा दिया है, इसलिए रघुवर दास फिट हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि रघुवर दास का व्यवहार पार्टी में जोश भरने के लिए ठीक नहीं है। उनका जिद्दी स्वभाव और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होना पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा। वैसे हम बता दें कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा नाम प्रदीप वर्मा का चल रहा है। फिलहाल प्रदेश महामंत्री हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। प्रदीप वर्मा तेजी से आगे बढ़ाने वाले नेताओं के रूप में देखा जाता है। इन्हें संघ का आशीर्वाद भी है। पार्टी के हर तरह के नेताओं के बीच लोकप्रिय होने का प्रयास करते रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदीप वर्मा संगठन को जो चाहिए वह नहीं दे सकते हैं। जो पार्टी को चाहिए समर्पित और ईमानदार अध्यक्ष, प्रदीप वर्मा के पास इसकी कमी है। पार्टी के प्रमुख नेता की अनुशंसा भी उनके पक्ष में नहीं हो सकती है। एक और महामंत्री हैं आदित्य साहू। सामाजिक समीकरण में यह भी फिट बताई जा रहे हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास कुछ चीजें इनके उलट चली गई थीं। कुछ विषय उनकी दावेदारी को कमजोर करते हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनकी भी दावेदारी है। पार्टी को हर तरह से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से मनीष जायसवाल भाजपा विधायक दल के नेता और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पसंदीदा हैं। वैसे प्रदीप वर्मा भी बाबूलाल मरांडी को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की अनुशंसा भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल झारखंड के दौरे पर आए। उन्होंने इस संबंध में फीडबैक लेने का प्रयास किया है। कुछ खास लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इस पर कुछ विचार सामने आए हैं। सुनील बंसल इन चीजों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। झारखंड भाजपा को नया अध्यक्ष तेज तर्रार मिलना चाहिए। अमर कुमार बावरी भी प्रयास में हैं कि उन्हें यह पद मिल जाए, लेकिन पार्टी यह मानती है कि विधानसभा चुनाव में इन्होंने ऐसा काम किया कि इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। अपने क्षेत्र चंदनकियारी में तीसरे स्थान पर आ गए। झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव के सहप्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के विश्वासभाजन बने हुए थे। सरहुल को लेकर बदला रांची का ट्रैफिक नियम। घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट्स। 1 अप्रैल को आदिवासी समाज का प्रकृति पर्व सरहुल मनाया जाएगा। इस दिन सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1 अप्रैल को रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के निर्देशानुसार सरहुल के मौके पर 1 अप्रैल सुबह
6 बजे से रात के 12:30 तक मेन रोड में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन वर्जित कर दिया गया है। सभी बड़े वाहन रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं निजी वाहनों की एंट्री भी मेन रोड में दोपहर 1 बजे से लेकर शोभा यात्रा की समाप्ति तक नहीं होगी। इसके अलावा सामान्य वाहनों का प्रवेश भी दोपहर 1 बजे से सिरमटोली सरना स्थल की ओर व मेन रोड में वर्जित रहेगा। बता दें कि सरहुल पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा रांची कॉलेज से निकलेगी, जिसके बाद यात्रा रेडियम रोड, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड होते हुए सुजाता चौक के पास जुटेगी, जिसके बाद न्यासराय, नामकुम, बड़ा घाघरा, डोरंडा की ओर से आने वाली सरहुल जुलूस ओवरब्रिज होते हुए सुजाता चौक होकर चुटिया स्थित सिरमटोली सरना स्थल पहुंचती हैं। ऐसे में इन सभी मार्गों पर वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रॉप गेट भी बनाए जा रहे हैं। 10 अप्रैल से झारखंड का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनेगा देवघर। देवघर विश्व प्रसिद्ध देवनगरी है। यहां पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ विराजमान हैं। यही कारण है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन सड़क, रेल या हवाई मार्ग से देवघर आते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ जिलों से ही बसें देवघर आती जाती हैं, लेकिन अब 10 अप्रैल से सभी जिलों की बसें देवघर आएंगी और जाएंगी। बाघमारा में बने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन 10 अप्रैल से होने जा रहा है। देवघर ISBT बस स्टैंड चालू नहीं होने से शहरी क्षेत्र के लोगों को अक्सर बड़े यात्री वाहनों के कारण जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन अब आम लोगों को इस समस्या का स्थायी समाधान मिल जाएगा। बाघमारा स्थित ISBT से बसों का परिचालन 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 20 एकड़ में फैले इस बस टर्मिनल के निर्माण में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देवघर का यह बस टर्मिनल झारखंड का सबसे बड़ा टर्मिनल है, जहां एक साथ 150 बसें खड़ी की जा सकेंगी। साथ ही यहां कार, ऑटो, टोटो पार्किंग की विशेष सुविधा होगी। वाहनों की सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप की सुविधा भी है। आम लोगों की सुविधा के लिए बस टर्मिनल में लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग रूम, शौचालय, बाथरूम, 85 दुकानें और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय। 100 स्कूलों के अनुदान पर रोक, शिक्षा व्यवस्था को लगा बड़ा झटका। झारखंड सरकार ने लगभग 100 उच्च विद्यालयों का अनुदान रोक दिया है। यह वे स्कूल हैं जिन्हें झारखंड सरकार से स्थापना की स्वीकृति मिली थी और जो पिछले 15 वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। अचानक अनुदान रोकने से इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भी इन विद्यालयों से अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO ने स्थलीय जांच के बाद अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी। इसके बावजूद इन स्कूलों का अनुदान जारी नहीं किया गया। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और इसके संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुदान रोकने पर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों का अनुदान शासी निकाय के गठन न होने के कारण रोका गया है, जबकि यह जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC की है, जो हर 3 साल में शासी निकाय का गठन करती है। इस स्थिति में सवाल उठता है कि जब JAC ने शासी निकाय का गठन नहीं किया तो इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को क्यों दंडित किया जा रहा है। यह खबर सामने आई है कि जमशेदपुर स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो उच्च विद्यालय घोड़ाबांधा को भी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। यह विद्यालय राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़ा हुआ है, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का हाथ है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रांची के जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अनुदान रोकने का कारण स्कूलों की नकारात्मक रिपोर्ट हो सकती है। यह संभव है कि विद्यालय की कमजोर संरचना, आवश्यक सुविधाओं की कमी
या फिर जांच समिति द्वारा विद्यालय को अनुदान के योग्य न मानने जैसे कारणों से अनुदान रोका गया हो। उन्होंने यह भी कहा कि बीईओ ने कुछ विद्यालयों की जांच की थी जो इस निर्णय के आधार हो सकती है। मैया सम्मान योजना से महिलाओं को मिलेगा स्वावलंबन, जिला प्रशासन की नई पहल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन रांची ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि का सही उपयोग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रांची जिला के सभी गांवों में 30 मार्च यानी रविवार को अपराह्न 1 बजे से बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सखी मंडल समूह, CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन और ग्राम संगठन मिलकर ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि सम्मान राशि का उपयोग महिलाओं के रोजगार एवं आर्थिक मजबूती के लिए हो सके। जिला प्रशासन ने महिलाओं को मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन और डेयरी व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जिला पशुपालन पदाधिकारी और गव्य विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में लाभुकों को प्रशिक्षित करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। इस योजना से न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि किशोरियों के पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उपायुक्त ने योजना से जुड़े लाभुकों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि लाभुक अपने बैंक डिटेल या अन्य गोपनीय दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें और किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। जेपीएसएससी अध्यक्ष की लग्जरी सुविधाओं पर उठाए सवाल, परीक्षा कैलेंडर की मांग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बावजूद नया परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा नौजवानों से की जा रही उगाही का मुद्दा भी उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएसएससी अध्यक्ष को प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी सुविधाएं मिल रही होंगे, लेकिन युवाओं के नियुक्ति की फाइल हिली भी नहीं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी देना हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियों के जरिए बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि आदिवासी युवाओं से झामुमो के नेता ही चतुर्थ वर्गीय नौकरी के नाम पर पैसों की उगाही करने में लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार का पूरा तंत्र युवाओं के शोषण में लिप्त है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नियुक्ति में मुख्यमंत्री अपना हिस्सा तय कर लेने के बाद ही परीक्षा कैलेंडर जारी करवाते हैं। तब तक न तो भर्ती होगी और न ही किसी परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने तंज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को युवाओं के लिए मुर्गी, अंडा और सुअर बेचने वाला सुझाव दोहराना चाहिए ताकि वे जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षा के इंतजार में वक्त न गंवाए। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि केवल नौकरी से ही आर्थिक उन्नति नहीं आती, युवाओं को स्वरोजगार की ओर भी बढ़ना चाहिए। वे मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन या गाय पालन करके भी न केवल धनोपार्जन कर सकते हैं बल्कि रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में जेपीएसएससी के मातहत करीब 700 नियुक्तियां लंबित हैं। जेएसएससी के जरिए होने वाली 30,000 से ज्यादा भर्ती प्रक्रिया लंबित है। जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है। जेईई मेन सेकेंड फेज की परीक्षा 2 अप्रैल से। बोकारो में 2 सेंटर बनाए गए। जेईई मेन सेकेंड फेज की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। सेंटर चास के चिकसिया में बोकारो एजुकेशन ट्रस्ट कैंपस स्थित अल्फा आईसीटी सेंटर और दूसरा चास के नवाडीह मूर्तिटांड प्लॉट नंबर 2935 स्थित आरआर टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। परीक्षा 2 से 4 अप्रैल व 7 से 9 अप्रैल तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए चास एसडीओ प्रांजल ढांडा ने
परीक्षा केंद्र की 300 मीटर की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की है। यह निषेधाज्ञा 2 अप्रैल सुबह 8 बजे से 9 अप्रैल की शाम तक यानी परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई जारी। मंत्री शिल्पी। झारखंड सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विदेशी कैटफिश और कलेरियस वगैरपिनस यानी थाई मांगुर के हाइब्रिड प्रजनन और पालन पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल से झारखंड के कुछ जिलों जैसे रामगढ़, गिरिडीह और धनबाद में अवैध व्यापार की सूचना मिली है। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों ने उसे नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी। एनजीटी के आदेश के अनुसार विदेशी कैटफिश कलेरियस गैरिपिनस यानी थाई मांगुर और इसके हाइब्रिड के अनधिकृत पालन और प्रजनन से जल संसाधनों, स्थानीय मछली प्रजातियों, प्राकृतिक जैव विविधता और स्थानीय मछुआरों के लिए खतरा पैदा होती है। इसी के तहत झारखंड में भी थाई मांगुर और इसके हाइब्रिड का पालन और प्रजनन प्रतिबंधित है। यदि इसके अनधिकृत पालन, प्रजनन और व्यापार की सूचना मिलती है तो जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा संबंधित स्टॉक को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मत्स्य उत्पादकों को इस प्रजाति की मछलियों के पालन, प्रजनन व व्यापार से होने वाले दुष्प्रभाव एवं पर्यावरणीय नुकसान के संबंध में जागरूक किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के 100 पावरफुल भारतीय, पीएम मोदी नंबर 1, राहुल नवें स्थान पर, 40 पर हेमंत सोरेन। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से 100 सर्वाधिक पावरफुल भारतीयों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे नंबर पर जयशंकर हैं और चौथे स्थान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम है। लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमित शाह के पुत्र जय शाह, एनएसए अजित डोभाल, यूपी के सीएम योगी, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय, अल्लू अर्जुन शामिल हैं। इसके अलावा सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, फिल्ममेकर करण जौहर, सिंगर दिलजीत दोसांझ सहित यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेता शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस सूची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है। वे इस लिस्ट में 40वें स्थान पर हैं। पिछले वर्ष हेमंत सोरेन 93वें नंबर पर थे। यूपी के सीएम योगी की बात करें, वे 6ठे नंबर पर हैं। राजनाथ सिंह 7वें और 8वें पर, अश्विनी वैष्णव, राहुल गांधी 9वें स्थान पर हैं। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी 11वें नंबर पर है। पीयूष गोयल 12वें और देवेंद्र फडणवीस 13वें स्थान पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 45वें नंबर पर हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 14वें, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी 28वें स्थान पर हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन 23वें और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 20वें स्थान पर हैं। सूची में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 73वें स्थान पर हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 89वें स्थान पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस समूह हर साल देश के 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, उद्योग, कारोबार, सिनेमा, खेल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को उनके कार्यों और इसके असर के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।